नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिमानी जी के पॉइंट पर मैं शैलेंद्र कुमार मीना आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम अध्याय 4 का कुछ अध्ययन कर चुके थे और उससे आगे हम आज अध्ययन करेंगे एसएसटी कक्षा 6 की पुस्तक में। यहाँ तक हम अध्ययन कर चुके थे। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, दोस्तों, यहाँ से अध्ययन करना है। ध्यान रखें, वर्ष एवं दशक 10 वर्षों का कालखंड। दशक किसे कहते हैं? 10 वर्षों का कालखंड के साथ इतिहास में लंबी अवधि का अध्ययन करते समय हम सामान्यतः दो अन्य विशेष शब्दों का भी उपयोग करते हैं। तो नंबर 1 कौन सा? शताब्दी। यह किसी भी 100 वर्षों का कालखंड है। 100 साल के समय को हम शताब्दी कहते हैं। इतिहास में सामान्य संवत 1 से लेकर प्रत्येक 100 वर्षों के लिए शताब्दी की गणना की जाती है। उदाहरण के तौर पर वर्तमान में हम 21वीं शताब्दी में हैं। वर्तमान में कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी में है, जो 2001 से आरंभ होकर 2100 तक चलेगी। 2001 से आरंभ होकर 2100 तक जो चलेगी वो शताब्दी होगी 21वीं शताब्दी। इसके बाद 2101 से 2200 तक जो शताब्दी चलेगी वो 22वीं शताब्दी होगी, है ना। तो इस प्रकार ये क्रम आगे बढ़ता है। ईसा पूर्व की गणना करने के लिए हम एक एक सामान्य संवत पूर्व से आरंभ करके समय में पीछे की ओर लौटते हैं। उदाहरण के तौर पर तीसरी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व में 300 सामान्य संवत पूर्व से लेकर 201 लिखेंगे, है ना। 300 से 201 ऐसे लिखेंगे। पहले हम 20C लिखते थे, तो 20 आज हम लिखेंगे 20CE। और इधर बढ़ेंगे तो 201 तक आएंगे, तो इस वाले जो समय है इसको कहेंगे तीसरी शताब्दी। क्या कहेंगे? तीसरी शताब्दी। लेकिन कौन सी? ईसा पूर्व शताब्दी। लेकिन समय दे रखा है ईसा पूर्व का, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। इस तरीके से हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, एक शब्द दिया है आपको, सहस्त्राब्दी। क्या शब्द दिया है? सहस्त्राब्दी। यह किसी भी 1000 वर्षों का कालखंड है। मतलब 1000 वर्षों के समय को हम क्या कहेंगे? कालखंड को क्या कहेंगे? सहस्त्राब्दी कहेंगे। इतिहास में एक सामान्य संख्या सामान्य संवत से लेकर प्रत्येक सहस्त्र वर्षों के लिए सहस्त्राब्दी की गणना की जाती है। उदाहरण के तौर पर हम तीसरी सहस्त्राब्दी में हैं। 2001 से 2001 सामान्य संवत से ये 3000 सामान्य संवत तक चलेगा। 2001 से लेकर कहाँ तक चलेगा? 3000 तक चलेगा। तो ये कौन सी सहस्त्राब्दी में चल रहे हैं हम? अभी तीसरी में। कौन सी में चल रहे हैं? तीसरी सहस्त्राब्दी में चल रहे हैं। शताब्दी की तरह ही सामान्य संवत पूर्व सहस्त्राब्दी की गणना के लिए एक सामान्य संवत पूर्व से आरंभ करके समय में पीछे की ओर लौटते हैं। उदाहरण के तौर पर एक सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व में एक सामान्य संवत पूर्व से लेकर 1000 सामान्य संवत पूर्व का समय सम्मिलित होगा। पृष्ठ 62 एवं 63 चित्र संख्या 4.3 में दी गई समय रेखा में क्या आप 8वीं सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व को चिन्हित कर सकते हैं? देखेंगे। अब देखिए, आइए पता लगाएं। क्या पता लगाना है? 1900 सामान्य संवत से लेकर आज तक की समय रेखा बनाइए। इस पर अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, भाई बहन एवं अपनी स्वयं की जन्म तिथियों को अंकित करेंगे। साथ ही 20वीं शताब्दी सामान्य संवत के आरंभ वर्ष व अंतिम वर्ष को भी इस पे आप अंकित कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं आसानी से, जैसे हमने बताया वैसे ट्राई करके देखना।
अब देखिए क्या ध्यान रखना है, क्या आप जानते हैं कि भारत में पारंपरिक तिथि पत्रों मतलब कैलेंडर का निर्माण किस प्रकार किया जाता रहा है? अनेक भारतीय तिथि पत्र महीनों एवं दिनों के निर्धारण के लिए सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करते हैं। पंचांग तालिकाओं की एक पुस्तक है जिसमें प्रत्येक माह के दिनों के साथ साथ खगोलीय आंकड़ों को सूचीबद्ध किया गया है। उदाहरण के तौर पर यह सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्योदय, सूर्यास्त आदि जैसी घटनाओं का सटीक आकलन करता है। मौसम के पूर्वानुमान, त्योहारों की तिथियों और समय निर्धारण आदि के लिए आज भी भारत में पंचांग का बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता है या जाता रहा है। अब देखिए इधर देखिए इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं। तो यहाँ आप देखिए इतिहास के स्रोत कोई स्थान, व्यक्ति, लेख अथवा वस्तु जिसके माध्यम से हम अतीत की किसी घटना अथवा कालखंड से संबंधित जानकारी एकत्र करते हैं तो वो इतिहास के स्रोत कहलाते हैं। कोई भी लेख हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है या कोई भी प्रकार जिससे हम अतीत की जानकारी प्राप्त करते हैं, इतिहास कहलाता है। इधर आइए आइए पता लगाएं, क्या आप अपने माता पिता के परिवार की 3 पीढ़ियों की जानकारी एकत्र कर सकते हैं? अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, परनाना परनानी की एक वंशावली बनाइए, उनके नामों का पता लगाइए और यह भी कि वह जीवन यापन के लिए क्या करते थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, साथ ही उनका उन स्रोतों का भी उल्लेख कीजिए जहाँ से आपने ये सूचनाएं प्राप्त की है। तो आप आसानी से कर सकते हैं इस काम को, है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इस तालिका में आप बना सकते हैं दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, परनाना परनानी के आंकड़े रख सकते हैं। अब देखिए आप यहाँ आ जाइए, आइए विचार करें। आइए विचार करें, क्या आपने कभी अपने घर अथवा आसपास पुराने सिक्कों, पुस्तकों, वस्त्रों, आभूषणों अथवा बर्तनों को देखा है? इन वस्तुओं अथवा पुराने घरों या भवनों से हम किस प्रकार की सूचना एकत्र कर सकते हैं? देखिए कैसे कर सकते हैं, पहले आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। देखिए प्रत्येक वस्तु अथवा संरचना एक कहानी बताती है और वह चित्रखंड पहेली के हिस्से की तरह होती है। जिन वस्तुओं को आप अपने घर में देखते हैं वे आपको अपने परिवार के इतिहास के विषय में कुछ बताती है। इस प्रकार हम ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र कर सकते हैं। एक बात सदैव याद रखनी चाहिए कि इतिहास के मामले में पहेली के कुछ हिस्से गायब रह सकते हैं। पूरा पूरी जानकारी हमें प्राप्त हो ये गारंटी नहीं होती है, कुछ मिसिंग हो सकता है। अब देखिए ये इसको गौर से देखिए, आप इस चित्र को देखिए। अगर हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं इतिहास के स्रोत, क्या इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो इतिहास के स्रोतों में हम सबसे पहले अगर कलात्मक स्रोत की बात करें, किसकी कलात्मक स्रोत की, तो उसमें चित्रकला, मूर्तिकला और पट्टिका या पैनल को शामिल किया जाता है। दूसरे पर अगर हम साहित्यिक स्रोत की बात करें, किसकी साहित्यिक स्रोत की बात करें, तो ऐसे में एक भारतीय साहित्य है और एक विदेशी विवरण। विदेशी विवरण में हम यात्रा वृत्तांत, कुछ यात्री आए होंगे उन्होंने अपना वृत्तांत लिखा होगा या ऐतिहासिक वृत्तांत के बारे में अध्ययन करते हैं। तो साथ ही साथ हम भारतीय साहित्य में अगर देखें तो वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखों के बारे में बात करें या फिर वेद एवं इतिहास के बारे में बात करें या फिर हम कविता एवं नाटक या ऐतिहासिक लेख या कहानियों का संग्रह इसकी बात करें, तो इन सब से हमें क्या प्राप्त होता है,
अतीत की जानकारी प्राप्त होती है। इधर देखिए, मौखिक स्रोतों में हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक वंशावली देख सकते हैं, तो एक लोक साहित्य को देख सकते हैं। आगे देखिए आप, पुरातात्विक स्रोतों की अगर हम बात करें तो इसमें हम संरचना देख सकते हैं, और संरचना में आप कोई टीले के बारे में अध्ययन कर सकते हैं या फिर स्मारक को देख सकते हैं। अगर हम उत्खनन की बात करें तो उत्खनन में हम मृत भांड एवं खिलौनों को देख सकते हैं, निवास स्थान एवं वहां से प्राप्त शवों को देख सकते हैं, या मूर्तियां या आभूषण को देख सकते हैं, या वहां से खुदाई में मिले उपकरण एवं हथियारों को देख सकते हैं। साथ ही साथ मानव, पशु एवं पौधों के अवशेषों को भी हम उत्खनन में देख सकते हैं, जो इतिहास के स्रोत के रूप में काम आते हैं। साथ ही साथ एक और है शिलालेख। शिलालेख में हम पांडुलिपियों को देख सकते हैं, ताम्रपत्रों को देख सकते हैं, सिक्कों को देख सकते हैं। इन सभी बिंदुओं से दोस्तों इतिहास के स्रोत की जानकारी हमें प्राप्त होती है। किसकी जानकारी प्राप्त होती है? इतिहास के स्रोत की जानकारी हमें क्या होती है? प्राप्त होती है। तो इसको आप गौर से देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। आरएएस जैसी मुख्य परीक्षा में ये लिखने के लिए काफी लाभदायक साबित हो सकता है। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, इतिहासकार किसे कहते हैं? इतिहासकार दोस्तों, इतिहासकार ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अतीत का अध्ययन करता है एवं उसके विषय के बारे में लिखता है, इतिहासकार कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहासकार कहलाता है। देखिए, पृष्ठ संख्या 67 पर दिए गए इतिहास के स्रोत संबंधी चित्र को देखिए। यह इतिहास के प्रमुख स्रोतों को एक साथ प्रदर्शित करता है। आपको अभी इन सभी को याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है, हम आगे चलकर इसमें से कुछ उपयोग करेंगे। उदाहरण, जब इतिहासकार 1500 वर्ष पूर्व के किसी राजा या रानी, प्राचीन स्मारक, युद्ध या व्यापार की कुछ वस्तुओं के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं, तो वे बड़े ध्यान से अधिक स्रोतों से जानकारी संकलित करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी ये स्रोत एक दूसरे की पुष्टि करते हैं, जैसे चित्रखंड, पहेली या जिज्ञासा के टुकड़े मेल खाते हैं, तो कभी यह एक दूसरे के विपरीत सूचनाएं प्रदान करते हैं, जैसे चित्रखंड या पहेली जिज्ञासा के टुकड़े मेल नहीं खाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में यह निर्णय लेना पड़ता है कि किस स्रोत पर अधिक विश्वास किया जाए। इस प्रकार इतिहासकार जिस कालखंड का अध्ययन कर रहे होते हैं, वे उसके इतिहास का पुनर्निर्माण करने का प्रयास करते हैं, जिससे हमें पता लगेगा कि कौन चीज सही है या कौन चीज गलत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, इतिहास के इतिहास के इन सभी स्रोतों में कौन योगदान देता है? इतिहासकारों के साथ ही पुरातत्व विज्ञानी। कौन देता है? पुरातत्व विज्ञानी। पुरालेख शास्त्री, जो प्राचीन अभिलेख पढ़ते हैं, उन व्यक्तियों को कहते हैं या उन लोगों को कहते हैं पुरालेख शास्त्री। मानव विज्ञानी, जो हमने पहले भी देखा, जो मानव समाज व संस्कृति का अध्ययन करता है, मानव विज्ञानी। साहित्य में भाषा के विशेषज्ञ आदि इसमें अपना योगदान देते हैं। साथ ही पिछले 50 वर्षों में वैज्ञानिक अध्ययनों ने इतिहास के पुनर्निर्माण में अधिक से अधिक योगदान दिया है। उदाहरण के तौर पर प्राचीन जलवायु का अध्ययन, उत्खनन की गई सामग्री का रासायनिक अध्ययन, और प्राचीन मानव की आनुवांशिकी के अध्ययन ने एक नया दृष्टिकोण दिया है, जिससे और पूरक स्रोत प्राप्त हुए हैं। साथ ही जब इतिहासकार आधुनिक इतिहास, साधारणतः पिछली 2 अथवा 3 शताब्दियों का इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो समाचार पत्र एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभर कर सामने आता है। पिछले कुछ दशकों के अध्ययन के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी और इंटरनेट आदि का भी उपयोग किया जाता रहा है। आइए पता लगाएं। क्या पता लगाएं? देखिए, अगले प्रश्न पर इतिहास के स्रोतों से संबंधित कुछ
चित्र दिए गए हैं, ये वस्तुएं कौन कौन सी हैं एवं आपके अनुसार क्या दर्शाती है। चित्र के सम्मुख दिए गए स्थान में वस्तु से संबंधित प्राप्त जानकारी को आप लिखिए। तो आप कर लेंगे। देखिए, उससे पहले आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा जो यह अध्ययन करती है कि किस प्रकार पौधों, जानवरों या मनुष्यों की कुछ विशेषताएं एवं गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। जो जीन ट्रांसफर होते हैं, जो जीन है या जिनको हम कह सकते हैं गुण, जो ट्रांसफर होते हैं, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, आनुवांशिकी। क्या कहते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं दोस्तों, सामान्य रूप से। विज्ञान वाले सर बहुत अच्छे से समझाएंगे, तो आप वहां पर अच्छे से अध्ययन करना। देखिए, जिन चित्रों के बारे में कहा गया कि उनके बारे में लिखिए, तो मुझे लगता है ये कोई सिक्का होगा। उस सिक्के पर, ये कोई सिक्का है और उस सिक्के पर कुछ लिखा है ना। तो वो यहाँ आपको अगर आता है तो लिख सकते हैं। ये एक मूर्ति है जिसके बारे में यहाँ आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखने के लिए कहा गया है। इस तरीके से ये अशोक स्तंभ के बारे में है ना। तो आप देखिए, यहाँ देखिए, मानव इतिहास का प्रारंभ कैसे दोस्तों, मानव का इतिहास प्रारंभ होता है। देखिए, मानव इतिहास का प्रारंभ, होमोसेपियंस मानव लगभग 3 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर रह रहे थे। एक लंबा समय प्रतीत होता है, परंतु यह पृथ्वी के इतिहास को अगर देखें तो एक छोटा सा अंश है, क्योंकि पृथ्वी पर अरबों या करोड़ों वर्षों में बात की जाती है। पृथ्वी के इतिहास को जानने के लिए अभी हमने देखा था अरबों साल पहले, करोड़ों साल पहले। और इस चित्र को आप गौर से देखिए, किस तरीके से आदि मानव पृथ्वी पर रहता था। आगे बढ़ते हैं। आइए पता लगाएं, ऊपर दिए गए चित्र में शैलाश्रय में आरंभिक मानव से संबंधित कुछ गतिविधियों को देखिए। आप इनमें से किस किस गतिविधि को पहचान सकते हैं, प्रत्येक का वर्णन करिए। आदि मानव को प्रकृति से अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक दूसरे की सहायता करने के लिए वे टोलियों अथवा समूहों में रहते थे। किसमें रहते, टोलियों अथवा समूहों में रहते थे। वे मुख्यतः आखेटक थे, खाद्य संग्राहक थे, भोजन एवं आश्रय की निरंतर खोज करते रहते थे। इसका अर्थ है कि वे अपने जीवन के लिए खाने योग्य पौधों एवं फलों के संग्रह व आखेट पर निर्भर रहते थे। हमारे आदि पूर्वजों के प्राकृतिक तत्वों को लेकर कुछ निश्चित विश्वास थे। संभवतः उनकी मरणोपरांत जीवन को लेकर भी कुछ धारणाएं थी। आगे देखिए, क्या धारणाएं। देखिए, मरणोपरांत शब्द आया तो मृत्यु के बाद का जीवन, मरणोपरांत मतलब मृत्यु के बाद का जीवन, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, यह समूह अस्थायी शिविरों, शैलाश्रय अथवा गुफाओं में रहते थे। एक दूसरे से जिन भाषाओं में संवाद करते वे अब लुप्त हो चुकी हैं। उन्होंने अग्नि का उपयोग किया, पत्थर की उन्नत कुल्हाड़ियों, ब्लेड्स, नुकीले तीरों, अन्य उपकरणों आदि के निर्माण ने उनके जीवन को सरल बनाया। संपूर्ण विश्व की सैकड़ों गुफाओं के शैल चित्रों में उनके जीवन के विविध आयाम दिखाई पड़ते हैं। इनमें से कुछ चित्र साधारण आकृतियों एवं प्रतीकों के हैं, जबकि कुछ चित्र अधिक विस्तृत एवं उनमें पशुओं एवं मानवों के दृश्य हैं। समय के साथ इन आदि मानवों ने पत्थर एवं मनकों की माला, पत्थर एवं मनकों की माला, पशुओं के दांतों के पेंडेंट आदि जैसे साधारण आभूषण बना लिए। और कभी कभी वे एक दूसरे के समूह के साथ इनका आदान प्रदान भी करते थे। आगे देखिए, पहली उपज, पहली उपज कैसे सामने आती है वो देखिएगा आप। एक लंबे समय में पृथ्वी की जलवायु में अनेक परिवर्तन आए। एक समय पृथ्वी पर बहुत ठंड हुआ करती थी। इसका एक बड़ा भाग हिमाच्छादित या बर्फ से ढक गया था।
इसलिए इसे क्या कहा गया, हिमयुग कहा गया। क्या कहा गया, हिमयुग। इसके विषय में आप विज्ञान में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बाद में जब जलवायु गर्म होने लगी तो हिम का कुछ भाग पिघल गया, जिसके कारण तत्कालीन नदियों में जल भराव हो गया, जो बाद में समुद्रों में समाहित हो गई। हिमयुग लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक रहा। इसके बाद मानव के लिए जीने युग परिस्थितियों में सुधार आया। विश्व के कई हिस्सों में उन्होंने एक स्थान पर बसना, अनाज उगाना आरंभ किया। उन्होंने गाय बकरी जैसे जानवरों का घरेलूकरण किया, मतलब पालतू बनाया। उनको क्या बनाया, पालतू। गाय और बकरी को जैसे जानवर थे उनको पालतू बनाया। भोजन की अधिक उपलब्धता के कारण ये समूह अपने आकार व संख्या में बढ़ गए। ये प्राय नदियों के किनारे बसने लगे थे, लेकिन इनका एकमात्र कारण जल की उपलब्धता ही नहीं थी, अपितु यहाँ की मृदा का अधिक उपजाऊपन होना भी था। इससे अन्न उगाने की प्रक्रिया भी सरल हो गई। दोस्तों, अगर कोई पूछे कि नदियों के किनारे ये लोग क्यों रहे, तो नदियों के किनारे बसने के पीछे का मुख्य कारण वो होता है पेयजल। क्या था, पेयजल। दूसरा कारण अगर माने तो उपजाऊ मिट्टी। और उपजाऊ मिट्टी से फसल उगाना क्या हुआ, आसान। फसल उगाना क्या हुआ, आसान। तो इस तरीके से ये जो लोग नदी घाटियों के किनारे बसे, उसके पीछे यही कारण रहा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही अध्ययन करेंगे, फिर नई वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।